ठीक है बेटा, लिखना साथ ही साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले प्रीएम्बल की डेफिनेशन लिखो, प्रीएम्बल होता क्या है। तो लिखना प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन कॉमा इंडेक्स कॉमा कंटेंट एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल इज लाइक इंट्रोडक्शन। जैसे कोई भी आपने मान लो कोई ऐसे लिखना है, ऐसे का जो भी टॉपिक होगा, जैसे यहां पे हमारा ऐसे है मान लो कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप पहली 2 से 4 लाइन में क्या करोगे, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, 2 से 4 लाइन में इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसे पॉइंट्स लिखोगे जिससे क्या है आपको एक ओवरव्यू मिल सके उस टॉपिक के बारे में। अब जब प्रीएम्बल की हम बात करते हैं, प्रीएम्बल में वो सारे जो बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स में बात करता है, उनको क्या है एक ओवरव्यू की फॉर्म में ये प्रीएम्बल में लिख दिया जाता है। तो इसको आप चाहे इंट्रोडक्शन बोल लो, चाहे इंडेक्स बोल लो, चाहे कंटेंट बोल लो, चाहे आइडेंटिटी कार्ड बोल लो। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी कार्ड की अगर हम बात करें तो स्कूल कॉलेज में आईडी कार्ड्स बनाए जाते हैं बच्चों के। आईडी कार्ड के ऊपर क्या आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतनी जर्नल से इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिससे क्या है आपके बारे में सब पता किया जा सकता है। तो वैसे ही अगर आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो आपको पूरे इतने बड़े बल्कि संविधान का एक आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या क्या है। जैसे प्रीएम्बल बात करता है कि इंडिया क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। जब इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि इंडिया डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इसका मतलब है पूरे के पूरे संविधान में जगह जगह पे इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी की बात की जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अगर इसमें लिख दिया गया कि इंडिया होना चाहिए सेकुलर, इंडिया होना चाहिए सेकुलर, तो इसका मतलब क्या है पूरे संविधान में यह बात की जाएगी कि देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, देश सभी धर्मों को एक जैसा प्रमोट करेगा, सभी धर्मों को एक जैसा स्टेटस इंडिया के समाज में प्रोवाइड करवाना यह देश की सरकार की जिम्मेदारी है। राइट? तो मतलब हमें एक इंट्रोडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल was borrowed from, the idea of preamble was borrowed from Constitution of USA, was borrowed from Constitution of USA, and language of preamble, and language of preamble was borrowed from Constitution of Australia. Language of preamble was borrowed from Constitution of Australia. तो प्रीएम्बल होना चाहिए, इसका आइडिया हमने कहां से लिया है? यूएसए से। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसके संविधान के साथ संविधान की इंट्रोडक्शन भी लिखी गई है, दैट इज प्रीएम्बल लिखा गया है। तो दुनिया में सबसे पहले अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखा गया है दैट वाज यूएसए। तो वहां से एक आइडिया लिया कि हम भी क्यों ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखे जैसे यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है। अब पूछो, पहली डेमोक्रेसी है? नॉट पहली डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री जिसके पास क्या है? प्रीएम्बल है, डेमोक्रेसी नहीं। हमारे प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई हैं वो सेम बातें यूएसए के प्रीएम्बल में थोड़ी ना लिखी होंगी। हमारे यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट्स है वैसे यूएसए में सेम थोड़ी ना होंगे, वो तो उनके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग है। उनके प्रीएम्बल में उनके संविधान की इंट्रोडक्शन दी गई है, हमारे प्रीएम्बल में हमारे संविधान की इंट्रोडक्शन दी है। फॉर एग्जांपल वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वही सब कुछ करता है, प्रेसिडेंट ही रियल रूलर होता है। लेकिन हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का रूलर होता है। तो दोनों कंट्रीज के जब कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है तो दोनों की इंट्रोडक्शन भी क्या होगी? डिफरेंट है, बट दोनों में इंट्रोडक्शन तो है ना। तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसका आइडिया हमने लिया है, ना कि उनको एज इट इज उठा के हमने यहां पे लिख दिया। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru, the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, on 13 December 1946 ultimately became preamble of Indian Constitution, ultimately became preamble of Indian Constitution after certain changes, after certain changes. तो सिंपल चीज है, यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, सिंपल चीज है, इसको सुनना। 9 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी है जिसने संविधान को लिखना है। तीसरी मीटिंग जो होती है वो होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ना क्या किया जाता है, इस मीटिंग के दौरान एक प्रस्ताव रखा जाता है, एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है सभी मेंबर्स के सामने। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था? उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि हमने कैसा संविधान बनाना है, उसको हमने बोला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कपड़े सिलने के लिए जाता हूं, किसी दर्जी को देख के आता हूं, उस दर्जी को क्या बोलूंगा कि ऐसे ऐसे मुझे कपड़े चाहिए, ये पूरा तू लिख ले सब कुछ। उसने उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कपड़ा सिल दिया। जब कपड़ा वो सिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा कि जो मैंने बताया था वैसा ही उसने बनाया है या नहीं बनाया है। तो जैसा मैंने बताया वैसा उसने कपड़ा बनाया, जैसा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था वैसा हमने संविधान बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिक पॉइंट लिखे गए थे, लेकिन संविधान बहुत ही ब्रॉड है, आप बोल सकते हो। तो इसको देख के संविधान को लिखा गया है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए, संविधान में उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करके दिया गया कि किस तरीके से इक्वालिटी इंडिया में होगी। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस कर दूं, स्टार्टिंग वाली लाइन लास्ट वाली लाइन चेंज कर दूं, तो मेरा क्या बन जाता है, प्रीएम्बल। क्या बन जाता है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को कोई अलग से नहीं लिखा है, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ चेंजेस करके हमने क्या बना दी, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, और ये सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ चेंजेस करो और क्या बना दिया, हमारा प्रीएम्बल। तो हम ये बोल सकते हैं सर, प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऐसे बोल लो। या फिर आप बोल सकते हो कि उसी का ही एक फॉर्म है जिसको कुछ चेंजेस के बाद बनाया गया है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, preamble was adopted by the constituent assembly on 26 November 1949, on 26 November 1949, after the adoption of constitution, after the adoption of constitution। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया है। संविधान को अडॉप्ट किया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। संविधान को अडॉप्ट करने के बाद संविधान का जो प्रीएम्बल मतलब संविधान की जो इंट्रोडक्शन है उसको भी उसी दिन अडॉप्ट किया जाता है, बट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इस डेट को, इसी डेट को फिर हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल। तो ये अडॉप्शन की डेट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओरिजिनल प्रीएम्बल does not consisted words such as, does not consisted
words such as socialist, secular and integrity. Original preamble does not consist words like socialist, secular and integrity, comma, these words were added by 42nd constitutional amendment, 42nd constitutional amendment of 1976, 42nd constitutional amendment of 1976, comma, this amendment is also called as mini constitution. This amendment is also called as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमें क्या समझ आता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि संविधान में ना चेंजेस किए जा सकते हैं और उन चेंजेस को हम बोलते हैं संविधान की भाषा में अमेंडमेंट। संविधान में अमेंडमेंट पॉसिबल है, संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। जब हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया कब, 1949 में, तो प्रीएम्बल में 3 शब्द सीधे तौर पे नहीं लिखे हुए थे। सोशलिस्ट नहीं लिखा हुआ था, सेकुलर नहीं लिखा हुआ था, इंटीग्रिटी नहीं लिखा हुआ था। ये 3 शब्द आपको आज के प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। 1949 में जिस प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था उसमें सीधे तौर पे ये नहीं लिखे हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे हमारे देश में सेकुलरिज्म नहीं था। जब आपने सिंपल ये बोल दिया कि एक बंदे के पास लिबर्टी होनी चाहिए अपने धर्म को मानने की, इसका मतलब क्या है, हर एक धर्म को अधिकार दिए जाएंगे, और वो क्या होता है, सेकुलरिज्म। इनडायरेक्टली ये तीनों चीजें मेंशन थी, डायरेक्टली ये शब्द नहीं लिखे हुए थे। इन शब्दों को हमने कब ऐड किया है, 42nd चेंज से। जो संविधान का 42nd चेंज किया जाता है उससे इन शब्दों को ऐड किया जाता है। और इस जो 42nd वाली अमेंडमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये वो अमेंडमेंट है जिसने संविधान के बहुत सारे चैप्टर्स में चेंजेस किए हैं। तो संविधान को एक नई फॉर्म प्रोवाइड की गई है इस अमेंडमेंट के द्वारा, तभी इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछो क्या पूछ रहे। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऐसी यूनिटी जिसमें क्या है, आप भाईचारे को तो प्रमोट करोगे ही करोगे, प्लस एक दूसरे की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है, उसको भी प्रमोट करोगे। ऐसा नहीं कि हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई हैं और आपस में लड़ते फिरे, लोगों को दिखाएं हम भाई भाई हैं लेकिन घर में लड़ते फिरे। एक दूसरे की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, एक इंसान की जो एज अ ह्यूमन डिग्निटी होती है, उसको भी आपने रिस्पेक्ट करना है और सबने एकजुट होकर रहना है। दैट इज इंटीग्रिटी। सर बट ये जो इंटीग्रिटी है इंडिया के इसमें नेशनल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, वो बात अलग है, स्ट्रांग है कि नहीं है या नहीं है, कुछ भी है, वो आप सरकास्टिकली बोल सकते हो, बट बात ये कि हमारा संविधान इसकी बात करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, preamble is amendable, preamble is amendable comma till date it is amended only once. Preamble is amendable comma till date it is amended only once. देखो प्रीएम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं जैसे कि संविधान में चेंजेस किए गए हैं, तो प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है, ये बात क्लियर रखो। अभी रिसेंटली मुद्दा चल रहा था कि प्रीएम्बल में जो शब्द लिखा हुआ है सोशलिज्म, उस शब्द को निकाल दो, उसको डिलीट कर दो, मतलब अमेंडमेंट कर दो प्रीएम्बल में। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली हमारा देश क्या है, सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। पहले था, 1992 के बाद तो बिल्कुल भी सोशलिज्म हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है। अभी प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं,
रिसोर्सिस के ऊपर जो जनता का अधिकार था, जो सरकार का अधिकार था, वो प्राइवेट ऑनरशिप में ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल चीज है। तो अभी ये डिमांड रखी गई, लेकिन स्टिल हमें पता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अदारे हैं जो आज भी सरकारी हैं, तो आप सोशलिज्म को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब अमेंडमेंट करने की डिमांड की गई, बट वो अमेंडमेंट अभी की नहीं गई है। एक ही बार आपका प्रीएम्बल अमेंड हुआ है, और वो अमेंडमेंट कौन सी है? 42nd अमेंडमेंट। कौन सी? अभी तो बताया ऊपर। अच्छा, तो बता वो कब हुआ था? 1940 वेरी गुड, 1976। 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। ध्यान ना क्लास में रखा कर पूरा, तेरा ध्यान कहीं और पहुंच जाता है पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। preamble is non justiciable. preamble is non justiciable in nature. preamble is non justiciable in nature. It means a person cannot demand justice. It means a person cannot demand justice on the basis of preamble. On the basis of preamble. देखो सिंपल चीज है, नॉन जस्टिशिएबल मतलब जिसके बेसिस के ऊपर आप जस्टिस नहीं मांग सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ना बोला गया प्रीएम्बल में कि इक्वालिटी होनी चाहिए। किस चीज की? एक तो अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, प्लस समाज में सबका जो स्टेटस है, जो रुतबा है, सभी कम्युनिटीज का एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ इतना ही बोला गया है प्रीएम्बल में। अब अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से एक तरीके से मिलनी चाहिए, एक जैसी मिलनी चाहिए, स्टेटस आप कैसे एक जैसा करोगे, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। जस्ट आप बोल सकते हो कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर कोर्ट आपको जस्टिस कैसे दे देगी? कोर्ट को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ मुझे, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी भेदभाव नहीं करना, समानता। मतलब क्या है समानता का? ये ट्रांसलेशन है। इक्वालिटी इक्वल्स टू समानता, दैट इज ट्रांसलेशन। अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूं इक्वालिटी, दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद डिसीजन, दैट इज जस्टिस ना। दोनों पक्षों को सुनना फिर डिसीजन लेना, दैट इज जस्टिस। इक्वालिटी क्या चीज है? हमारे देश में इक्वालिटी का मतलब क्या है? हमारे देश में चलती है पॉजिटिव इक्वालिटी, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग, लिख लेना, ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड डिफरेंट डिफरेंटली। ट्रीटिंग इक्वली एंड डिफरेंट डिफरेंटली मतलब जो एक जैसे हैं उनको एक तरीके से ट्रीट करना, जो अलग अलग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करना। जैसे मुझे एक बात बताओ, हमारे समाज में क्या प्रेजेंटली मेल एंड फीमेल दोनों का स्टेटस समाज में सेम है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी अगर आप देखोगे तो शुरू से ही हमें क्या देखने को मिलता है कि फीमेल्स को लो स्टेटस पे रखा जाता है। तो मेल एंड फीमेल के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट अगर आप करोगे, क्या वो सही होगा? जैसे और छोड़ो, आशुतोष आज आया है क्लास में, आप 2 दिन से क्लास लगा रहे हो, मैं आपसे पिछले 2 दिन का कोई क्वेश्चन पूछूं तो जायज है, उससे पूछूं तो जायज नहीं है। तो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि उसने 2 लेक्चर्स लगाए नहीं, आपने लगाए हैं। अगर दोनों ने 2 लेक्चर्स लगाए होते, दोनों से पूछता, दोनों से एक्सपेक्ट करता, दैट इज इक्वालिटी, क्योंकि इक्वल्स को मैं इक्वली ट्रीट कर रहा हूं। अब डिफरेंट्स को इक्वली ट्रीट करूंगा, दैट इज नॉट इक्वालिटी, दैट इज इनइक्वालिटी। तो ये सारी चीजें प्रीएम्बल में एक्सप्लेन नहीं की हुई है। ये कहां पे एक्सप्लेन की जाती है? संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको जस्टिस मिलेगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर, प्रीएम्बल के बेसिस के ऊपर आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। In Berubari Union case 1960, in Berubari, Berubari, Berubari Union case
1960 Supreme Court declared that in Berubari Union case 1960 Supreme Court declared that preamble is not part of the constitution. Preamble is not part of the constitution, but later in Keshwananda Bharti case, but later in Keshwananda Bharti case, Keshwananda Bharti case 1973 Supreme Court declared that preamble is a part of constitution. Keshwananda Bharti case 1973 Supreme Court declared that preamble is a part of constitution. Part of constitution. ठीक है, तो अगर हम बात करें 1960 में सुप्रीम कोर्ट में केस आता है जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें क्या है, प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि देखो अगर प्रीएम्बल संविधान का पार्ट होता तो जब आपने संविधान को अडॉप्ट किया उसके साथ ऑटोमेटिकली प्रीएम्बल भी अडॉप्ट हो जाता, लेकिन आपने प्रीएम्बल को अलग से अडॉप्ट किया है आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन के आंसर से अलग होती है? बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो भी आप लिखते हो जिस भी टॉपिक के ऊपर। तो उसी तरीके से प्रीएम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बोल दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेटर ऑन इस गलती को सुधारा जाता है। केशवानंदा भारती केस आता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कुछ अलग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ये दोनों केसेस आपने याद रखने हैं, राइट। इसके अलावा दो केसेस और है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लेटर सुप्रीम कोर्ट again declared that preamble is an integral part of constitution. Preamble is an integral part of constitution under S.R. Bommai case, under S.R. Bommai case 1993 and LIC case 1995। तो केशवानंदा भारती केस में, एसआर बोम्मई केस में, LIC केस में, तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज को रिपीट किया है कि प्रीएम्बल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक केस है दैट इज बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चारों केसेस आपने याद रखने हैं, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग दो। फिर इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। हाँ, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करो। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज योर शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज योर शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, शेड्यूल्स के बारे में बेसिक हम पढ़ेंगे पहले, लेकिन जब हम इन शेड्यूल्स के ऊपर एक्चुअल में जाएंगे, जिस पार्ट में इसकी बात होगी उस डिटेल में देखेंगे क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अर्लियर हमारे पास, अर्लियर मतलब कब, 1950 में जब संविधान लागू हुआ है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। 8 शेड्यूल थे जिसमें मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दी गई है।
लेकिन अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं, मतलब 2023 की बात करें, तो हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। अब ये 12 शेड्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले 8 शेड्यूल्स कौन से थे और इसमें कौन से नए 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कब कब ऐड किया है, किस अमेंडमेंट से ऐड किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो लिखो इसमें सबसे पहले ये चीज लिख लेना ऊपर ऐसे जैसे मैंने लिखा है कि 1950 में 8 शेड्यूल थे, आज आपके पास 2023 में 12 शेड्यूल हैं, टोटल 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए हैं। कौन कौन से हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं, कब ऐड किए गए, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल नंबर 1 लिखो। शेड्यूल नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट टॉक्स अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया and territory of states and their names। पहले शेड्यूल में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया की जमीन क्या होगी, टेरिटरी क्या होगी, उसके बारे में लिखा गया है। जैसे प्रेजेंटली अगर आप देखो, इंडिया में आपके पास 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल जमीन कितनी है, टोटल कितना एरिया है इंडिया में, ये सब कहां पे लिखा गया है, शेड्यूल 1 में। हर एक स्टेट की कितनी टेरिटरी है और स्टेट का नाम क्या है, ये भी कहां पे लिखा गया है, शेड्यूल नंबर 1 में। तो शेड्यूल नंबर 1 में इंडिया की जमीन के बारे में, हर एक स्टेट के नाम और उसकी जमीन के बारे में लिखा गया है। तो कीवर्ड यहां पे ढूंढना हो तो वो क्या रहेगा, टेरिटरी। कीवर्ड क्या रहेगा, टेरिटरी। देन सेकंड शेड्यूल देखो, सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल नंबर 2 जो है ये बात करता है इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, या फिर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, या गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने भी पोस्ट के बारे में, जितने भी ऑफिसर्स के बारे में, पोस्ट के बारे में, ऑफिशियल्स के बारे में संविधान के अंदर लिखा गया है, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। इमोल्यूमेंट्स मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चे दिए जाते हैं, हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है, देन उनको रेंटल फ्री घर दिया जाता है रहने के लिए, वो सब किस में आ जाता है, इमोल्यूमेंट्स में। सैलरी तो मतलब उनकी तनख्वाह, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, वो सब इमोल्यूमेंट्स, एवरीथिंग, वो सब क्या है, इमोल्यूमेंट्स। तो इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज कितनी मिलेंगी, ये शेड्यूल नंबर 2 में लिखा गया है। देन शेड्यूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले इसमें देखो शेड्यूल नंबर 2 में कीवर्ड क्या है हमारे पास, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, सिंपल। देन उसके बाद थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड शेड्यूल टॉक्स अबाउट, शेड्यूल नंबर 3 टॉक अबाउट अफर्मेशन एंड oath of constitutional posts। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, ये सब जब अपने दफ्तर में एंटर करते हैं, सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती, या फिर आप बोल सकते हो अफर्मेशन लेनी पड़ती है। अफर्मेशन मतलब उनको बोलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, इस चीज की मैं शपथ लेता हूं, राइट। तो वो जो शपथ है, किसकी क्या शपथ होगी, कौन अपने शपथ में क्या बोलेगा, क्या अफर्म करेगा, क्या ओथ लेगा, वो कहां पे लिखा है, शेड्यूल नंबर 3 में। देन हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 4। देन हमारे पास आएगा शेड्यूल नंबर 4।
शेड्यूल नंबर 4 टॉक्स अबाउट राज्यसभा, या फिर ऐसे लिखो, डिवीजन ऑफ सीट्स ऑफ, डिवीजन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में अगर आपको पता हो टोटल सीट्स जो है हमारे पास प्रेजेंटली वो है 245। कितनी है? 245, जिसमें से क्या है 12 तो आपके पास नॉमिनेटेड है, बाकी कितने बच जाते हैं? तूने मैथ की क्लास लगाई ना सुबह 9 बजे कि नहीं लगाई? शाम को लगाता है? नहीं। कितने बचे? 233। 233 क्या है? इलेक्टेड है। राज्यसभा के केस में क्या होता है, राज्यसभा की सीट्स ना सभी स्टेट्स एंड यूटीज में डिवाइड की जाती है। जैसे पंजाब के पास राज्यसभा की 7 सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। पंजाब में से 7 एमपी चुन के जाते हैं राज्यसभा के लिए, और पंजाब में से ये 7 एमपी कौन चुन के भेजेगा? पंजाब के जो एमएलए होंगे वो चुन के भेजेंगे, जनता नहीं चुन के भेजेगी। जनता लोकसभा के एमपी चुनती है, राइट? तो मतलब किस स्टेट को, किस यूटी को, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के पास एक ही सीट है, दिल्ली के पास राज्यसभा की एक ही सीट है। चंडीगढ़ के पास कोई भी नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ के पास एमएलए नहीं है। सिंपल। तो मतलब किस स्टेट के पास, किस यूटी के पास राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी उसके बारे में शेड्यूल नंबर 4 हमें बताएगा। तो यहां पे मुद्दा क्या है? राज्यसभा की सीट्स। सिंपल। देन आ जाओ शेड्यूल नंबर 5 के ऊपर। देन आ जाओ शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो हमारे देश में जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, उनका प्रशासन कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा, ये सब कहां पे लिखा गया है? शेड्यूल नंबर 5 में। सिंपल। कहां पे लिखा गया है? शेड्यूल नंबर 5 में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल नंबर जो 6 है इसी के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि शेड्यूल नंबर जो 6 है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स सच एज प्रेजेंट इन असम, या फिर ऐसे लिखो, पहले असम से पहले लिखो मेघालय, कॉमा असम, कॉमा त्रिपुरा, कॉमा मिजोरम। मिजोरम मतलब हमारे देश में जो ये 4 स्टेट्स हैं, एक तो मेघालय हो गया, एक असम हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक मिजोरम हो गया। इन 4 स्टेट्स में जो शेड्यूल एरियाज हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका प्रशासन कैसे देखना है, ये शेड्यूल नंबर 6 बताएगा, सिर्फ इन 4 एरियाज का। बाकी पूरे देश में जितना भी शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब है, उसका प्रशासन कैसे देखना है, ये शेड्यूल नंबर 5 बताएगा। तो शेड्यूल नंबर 5 में शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। शेड्यूल नंबर 6 में अदर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। और वो अदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब कौन से हैं? मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अदर वाले। हाँ, अब पूछो बेटा। सर, ये जो जैसे कि ये 5th नंबर में है शेड्यूल एरिया जी। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें जो ये जो पेपर्स होते हैं
जैसे ये ईएमआरएस वगैरह का पेपर है, तू अपने पे ले गया कि तूने पेपर देना है। हाँ। उनका जो स्कूल्स है, जो उनका स्कूल्स है, तो वो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में आएगी। नहीं नहीं, ये होता है सरकार लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है, Ministry of सुनो Primary सुनो Education। सुनो सुनो, असम की जैसे सरकार है, असम की सरकार पूरे असम के लिए कोई लॉ पास कर सकती है, लेकिन जब वो लॉ असम के पिछड़े हुए जनजातियों वाले एरिया में लागू होना होगा ना, तो पहले अलग से आपको असम के गवर्नर से पूछना पड़ेगा कि ये लॉ है, इसको एज इट इज हम लागू कर सकते हैं या फिर इस एरिया के लिए कुछ इस लॉ में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये गवर्नमेंट के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। वो जॉब वगैरह वो सब छोड़ दो, वो बातें अलग है सारी, वहां पे तो रिजर्वेशन दे दिए, काम ही खत्म हो गया। उन स्कूल्स को देखना, वो जो शेड्यूल एरियाज की जो जनजाति है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो देखेंगे, हाँ सरकार उनको फंड्स प्रोवाइड करेगी बिल्कुल, और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि इन शेड्यूल एरियाज में जैसे एकलव्य स्कूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो खास तौर पर इन शेड्यूल एरियाज के लिए होते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाया जाए। ये चीजें हम देखेंगे कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे वो चीज की बात नहीं हम कर रहे, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7 की, शेड्यूल नंबर 7 टॉक्स अबाउट फेडरल लिस्ट्स। फेडरल लिस्ट्स, फेडरल लिस्ट में हमारे पास 3 लिस्ट हैं। एक तो है यूनियन लिस्ट, देन हमारे पास है स्टेट्स लिस्ट, देन हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, बाद में उलझ जाओगे। फेडरल शब्द का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। हमारे देश में 3 लेवल पे सरकार होती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जो होती है। इस शेड्यूल नंबर 7 में सेंटर सरकार स्टेट सरकार के बीच में पावर डिवाइड की गई है। पावर किस चीज की, लॉ बनाने की पावर। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका डिफेंस है, डिफेंस वाला टॉपिक किसमें लिखा गया है, यूनियन लिस्ट में। तो डिफेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, केंद्र की सरकार। फॉरेन अफेयर का जो टॉपिक है वो भी कहां पे लिखा गया है, यूनियन लिस्ट में। उसके ऊपर लॉ सिर्फ कौन बना सकता है, केंद्र की सरकार। बट अगर मैं बात कर दूं स्टेट पुलिस की, स्टेट पुलिस की, तो स्टेट पुलिस वाला टॉपिक कहां पे लिखा गया है, स्टेट लिस्ट में। तो इसके ऊपर सिर्फ स्टेट की सरकार लॉ बनाएगी, स्टेट पुलिस के ऊपर केंद्र की सरकार लॉ नहीं बना सकती है। क्लियर रखना। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट सरकार भी सेंटर सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारे देश में मोर पावरफुल इज यूनियन गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार का लॉ चल जाएगा। लेकिन लॉ दोनों बना सकते हैं, जब तक कॉन्फ्लिक्ट ना आए तब तक दोनों चलते रहेंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो स्टेट वाला लॉ खत्म हो जाएगा, केंद्र वाला चलेगा। सिंपल। वाटर शेयरिंग इसी में आ जाएगा ना, जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो वाटर शेयरिंग होता है। नहीं, वाटर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, वाटर शेयरिंग का जो टॉपिक है दैट इज इन द यूनियन लिस्ट, क्योंकि वाटर के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट होगा वो कौन सॉल्व करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट ने उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं, पार्लियामेंट ने उसके लिए अलग से कोर्ट्स बना दी है, तो वो यूनियन लिस्ट में, इसमें नहीं है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में रख दोगे तो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार लड़ लड़ के मर जाएंगे इस चीज के ऊपर। इसमें है जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारी चीजें आपको कॉन्करेंट लिस्ट में मिलेंगी, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लॉ बनाना स्टेट का अपने लेवल पे, केंद्र का अपने लेवल पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुजेशन दी गई है हमारे संविधान में, उसको एज अ टॉपिक नहीं बनाया गया है। दैट इज नॉट टॉपिक, दैट इज नॉट टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमारे देश में आईपीसी चल रहा था, आईपीसी तो एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है, और जो चीज एक होती है पूरे देश में एक जैसी होती है, उसके ऊपर लॉ कौन बनाता है, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार भी एक ही है। अगर वो चीज आप स्टेट्स को पकड़ा दोगे तो स्टेट्स तो 28 है, तो 28 तरह के लॉज बनेंगे फिर तो, राइट।
एज सच यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉपिक नहीं है इन लिस्ट्स में। अगर लॉ बनाने की बात आती है, कौन बनाएगा? यूनियन। क्योंकि क्या बताया गया है, ये 3 लिस्ट तो हमारे पास है ही है, एक लिस्ट और होती है जिसको यहां पे नहीं लिखा गया, दैट इज रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट जिसमें यह बोला गया कि इन तीनों लिस्ट में जो टॉपिक लिखे हैं उसके अलावा अगर कोई नया टॉपिक आ जाता है वो किस में कवर होगा? वो रिजर्व लिस्ट में कवर होगा। और रिजर्व लिस्ट के ऊपर लॉ हमेशा यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ही बनाएगी। सिंपल। इंपॉर्टेंट जगह से लिखिए, अदर लिस्ट। हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो शेड्यूल नंबर 7 में फेडरल लिस्ट के बारे में दिया गया है हमारे पास, राइट। देन हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 8। देन हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल नंबर 8 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 1950 में 1950 में हमारे संविधान के अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 14 लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया था। 14 लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया था जिनको संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि ये लैंग्वेजेस इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती हैं। प्रेजेंटली 2023 में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो इस शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई हैं, जो इस शेड्यूल में मेंशन की गई है। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसको हम देखेंगे जब हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कब कब ऐड की गई हैं और टोटल हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे शेड्यूल नंबर 8 के अंदर मेंशन की गई है। पहले 14 थी 1950 में, आज कितनी है 2023 में? 22 लैंग्वेजेस है। इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, उर्दू है, संस्कृत है, देन ओडिया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, सारी लैंग्वेजेस है। इंग्लिश नहीं है। बोडो भी है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश इज नॉट देयर। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 8 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक जो हमारे शेड्यूल्स हैं, ये शेड्यूल्स हमारे संविधान में लिखे हुए थे जब हमारे संविधान को लागू किया गया है, अडॉप्ट किया गया। इसके बाद जो शेड्यूल्स आएंगे उसको हम कल पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं। और कल हमारा ये शेड्यूल्स वाला टॉपिक जो है ये डन हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिक भी देख लेंगे कि इसको कैसे हमने लर्न करना है। सिंपल। ठीक है, ये जो 8 शेड्यूल्स हैं इसके ऊपर ओरिजिनल शेड्यूल्स लिखिए या अर्लियर शेड्यूल। हाँ, आप लिख सकते हो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स। ठीक है, बाकी फिर बचा हुआ टॉपिक कल वाले लेक्चर में करते हैं।